आज से 25 वर्ष पहले जब देश में शासकीय योजनाओं से विद्यालय नहीं चल पाते थे, तब गांव में एक आचार्य, आपके बीच का कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हो, 8वीं पढ़ा हो, 10वीं पढ़ा हो, उससे ज्यादा कितना भी पढ़ा हो, वो अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देता था। कालांतर में जरूरत के मुताबिक जब हमारा शासकीय योजनाओं के द्वारा गांव-गांव में विद्यालय स्थापित हो गए, प्राइमरी स्कूल खुल गए, लेकिन क्या हम संस्कार ले पाए? कहीं ऐसा तो नहीं हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। उस पाश्चात्य संस्कृति से बचने के लिए हमने इस एकल अभियान के द्वारा संस्कार शिक्षा को सम्मिलित कर दिया। आप जो भगवाधारी हमारे भाई बहनों को देख रहे हैं, ये आपके गांव में रामायण और हमारा जो भागवत है, इसका कथा करते हैं, व्यास गद्दी पे बैठते हैं। जैसे बड़े बड़े जो साधु संत हैं, उनका प्रवचन हम टीवियों में देखते हैं। हमारी बहनों के द्वारा अयोध्या नगरी में जाकर के 6 माह का कठिन तपस्या करते हुए उनका प्रशिक्षण ले करके जब हमारे गांव में आते हैं और गांव में बैठ करके व्यास गद्दी में जब संस्कार के प्रति हमारे रामायण की जो मुखारबिंद से अपनी निकाली हुई जो प्रवचन होती है, जब हमारे सामने रखते हैं, तो हमको अनुभूति होती है मानो कोई बड़े साधु संत हमारे गांव में आ गए। बहुत अच्छा वातावरण होता है। पूरे गांव में एक बहुत ही सहृदय, सामंजस्य, प्रेम भाव का वातावरण निर्मित हो जाता है, धार्मिक वातावरण निर्मित हो जाता है। भाइयों, ये तो 2 हो गए। तीसरी चीज बात आती है, जब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा हो जाता है, संस्कार हो जाते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ती विकास की। पेट को पालने के लिए रोटी भी चाहिए होती है, भोजन चाहिए होता है। भोजन प्राप्त करने के लिए हमको कमाना होता है। कमाने के कई तरीके होते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई नौकरी करता है। इस प्रकार के अलग अलग पेशे और व्यापार और व्यवहार से हम अपनी आमदनी इकट्ठी करते हैं और उस आमदनी के आधार पर हम अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और हमारे उन सपनों को पूरा करते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, एक बहुत ही समृद्धशाली समाज का भी निर्माण कर सकें। और समृद्धशाली समाज तभी निर्माण कर पाएंगे जब हम और हमारा परिवार समृद्धशाली होगा। इसके साथ हमने जोड़ा इसमें जन जागृति का, जन जागरण का। शासन की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं। उन कानूनों की जानकारी हमारे पास कितनी होती है, उन योजनाओं के फायदे हमारे पास कहां तक पहुंच पाते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। कौन आके देगा, किसको गरज रखी है कि वो आपके पास जाए और आपको ये बताए कि दाई हो, ये तुहर अधिकार है, ला तुमन पावा, ये तुहर चीज है, ला तुमन लावा। क्योंकि आज के दिन में जब हम आगे बढ़ते हैं, विकास की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रकार की कपट और कुटिल बातें भी मन में आ जाती हैं। ये इसका दुष्परिणाम है विकास का। आप विचार कीजिए, जब हम पुराने 20 साल से 50 साल पहले, 40 साल पहले की बात करें, तो हमारे गांव में कभी कोई चोरी नहीं होती होगी, कभी ताले नहीं लगते थे, तब भी घर के सामान सुरक्षित होते थे। आज घर में ताले लगा लेते हैं तो भी ताले टूट जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि भौतिकवाद हमारे मन में आ चुका है। ये भौतिकवाद क्यों आया? क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखता है, कोई बड़े मकान में रहता है, तो जिज्ञासा बस हमारे मन में भी आ जाता है, मेरे पास भी होता। अगर साधारण ढंग से नहीं मिलता तो टेढ़ी अंगली करके निकालने की सोचते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है, ये दुष्परिणाम आते हैं विकास के। लेकिन विकास इसका दोषी नहीं है, इसका दोषी है हमारे मनोमस्तिष्क, हमारा आसपास का वातावरण या हमारे अधिकारों की जानकारी का अभाव। अगर आप अपने अधिकार से सचेत हो जाएं, अधिकारों को जानने लग जाएं, अगर अधिकार आप तक पहुंच जाए, अगर आपको अधिकार आपको हासिल हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे की थाली में ज्यादा घी है, इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। भाइयों, अभी अभी एक चुनाव हुआ है, पूरे देश में एक लहर आई
और एक बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व राष्ट्र की कुर्सी पे बैठ गया है। बहुत उम्मीदें हमको, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम ये विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो मैं पक्का आपकी इस धरती पे बोल के जाने वाला हूँ कि अच्छे दिन आने के लिए अपने आप नहीं आएंगे। अच्छे दिन आने के लिए आपको अच्छे दिन लाने के लिए कोशिश करनी होगी। मैं रामायण का एक छोटा सा उद्धृत यहाँ पर करना चाहूंगा। रामचंद्र जी, आप सब रामायण को अच्छी तरह भली भांति परिचित होंगे। राम जी जब सीता जी का जब हरण हो गया, जंगल भटक रहे थे, तो सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। सुग्रीव बाली उनका जो भाई था, उनका राज सिंहासन लूट करके, उनकी पत्नी को लूट करके अपना राज करता था, और वो सुमेरु पर्वत में सुग्रीव अपनी जान बचा करके रहता था। कहीं गलती हो गई तो आप टोकिएगा, तभी मजा आएगा। ठीक है बाबू जी। तो सुमेरु पर्वत में जब सुग्रीव रह रहे थे, तो रामचंद्र जी की मुलाकात सुग्रीव से हो गई। सबसे पहले रामचंद्र जी ने सुग्रीव के दुखों को दूर किया, बाली को मारा। मारने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बना करके उनको राजपाट सौंप दिया, उनकी पत्नी को वापस दिलवा दिया। ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन रामचंद्र जी सुग्रीव को राजपाट दिलाने के लिए तो जंगल नहीं भटक रहे थे, वो तो माता सीता का ढूंढने के लिए निकल रखे थे कि किसने हरण कर लिया, माता सीता कहाँ चली गई। चूंकि उस समय चतुर्मास आ गया था, बारिश का समय आ गया था। ऐसी स्थिति में जंगलों में भटकना, जंगलों में ढूंढना, माता सीता का खोजना आसान नहीं था। तो ये निर्णय लिया गया था कि माता सीता का आगे की जो कार्रवाई ढूंढने की, वो चतुर्मास को समाप्त होने के बाद अपन आगे बढ़ाएंगे। तब तक रामचंद्र जी चूंकि वनवासी थे, उनको तो शहर में जाना नहीं था, राजपाट से दूर रहना था, उनकी सुविधाओं को लेना नहीं था, तो वो सुमेरु पर्वत में ही रह करके अपना समय पार कर रहे थे। इधर सुग्रीव क्या हुए, राजा बनने के बाद वो अपने किष्किंधा नगरी में राजा की तरह ठाट बाट से रहने लगे। बहुत ही आनंद और उमंग, नृत्य चल रहे हैं, जो भी सुविधाएं राजाओं को मिलती वो मिली हुई थी। और इस दौरान कब 4 महीने व्यतीत हो गए, सुग्रीव को याद नहीं रहा। लेकिन हमारे जो इष्ट देव श्री रामचंद्र जी हैं, उनके हृदय में जो ज्वाला धधक रही थी, जो बिछुड़ने का जो दर्द था, जो भाई लक्ष्मण के मन में जो तकलीफ थी, वो तो उनके पास में थी, क्योंकि वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है भाइयों, क्या हुआ, क्या सुग्रीव को अपने मन से याद आया कि मेरे को भी कोई कार्य का मैंने आश्वासन श्री रामचंद्र जी को दिया था? नहीं आया। उसके लिए कोप करना पड़ा, उसके लिए याद दिलाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने गुस्सा अपना दिखाया, एक दूत भेजा गया कि किसको याद दिलाएं, सुग्रीव को याद दिलाएं कि सुग्रीव 4 महीने व्यतीत हो चुके हैं, आपने माता सीता की खोज करने का आश्वासन दिया था, वो अब समय आ गया है, आप कब इस कार्य में लगेंगे, कब ढूंढ करके हमारी माता सीता को हमारे पास लाएंगे। जब लक्ष्मण का समाचार किष्किंधा नगरी में पहुंचता है, एकाएक सुग्रीव का दिमाग तंद भंदरा टूटती है। उनको याद आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, और दौड़े आते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं, प्रभु अब मेरे से गलती हो गई है, ये राजा, ये राजपाट, ये शासन, ये गद्दी मेरे को विचलित कर दी थी, लेकिन अब मैं आपके पास आ गया हूं, मैं अपना कार्य अपने हिसाब से लगातार करूंगा। जब तक माता सीता को ढूंढ करके हम नहीं ले आते, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाइयों, मैंने ये उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया है? उदाहरण इसलिए दिया है कि हम लोगों ने इस सशक्त शासन, राष्ट्र के सिरमौर गद्दी पे, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा दिया है। ये हम लोगों ने चुन करके भेजा है, हमको उन पे विश्वास है। लेकिन भाइयों, आपको 4 महीने का भी इंतजार नहीं करना होगा, आपको अभी से जागृत रहना होगा। क्यों कि 65 साल हमने बिता दिए, हमारे पूर्वजों ने, कई पीढ़ियों ने निकाल दिया, लेकिन आज हम युवा हैं, आज हमने वोट दिया है, हमको आज से ही हमारा शासन, हमारे अच्छे दिन आज से मिलने चाहिए। ये हमारा अधिकार है, इसको हमको पाना होगा। ये हमारे इस बैठक का मंतव्य है।
मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ। अब आगे आप लोगों से एक परमिशन लेना चाहता हूँ। ये परमिशन आप लोग देंगे, उसके हिसाब से विषय वस्तु को मैं रखूँगा। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये विषय वस्तु को कितने समय तक चलाएं तो आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई तो होगी, धूप में बैठे हैं, पसीना निकल रहा है, कुछ माताएं बहनें खाना भी नहीं खाई होंगी, बच्चे कई जगह इंतजार भी कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग मुझे जितना परमिशन देंगे मैं उस हिसाब से विषय रखूँगा। विषय मेरे पास बहुत हैं। अगर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो विषय होगा, शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप लोगों के लिए हैं। वो योजनाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पूरी मिल रही है कि आधी मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो क्या कारण है और उसको दूर करने के क्या उपाय। भाइयों, ये प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में हम जो कार्य करते हैं वो 3 स्तरों पे कार्य होता है। एक होती है जनता, एक होती है सरकार और एक होता है प्रशासन। इनका आपस में क्या संबंध है ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जनता, आप और हम, हमारे भले कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं जो सरकार का गठन करते हैं, और उन लोग, गिने चुने लोग वहां जा करके हमारे लिए कानून बनाते हैं जिससे सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनी रहे, और योजनाएं बनाते हैं कि हमारे बीच के विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाई बहनों को जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, वो उनको दूर करें। ये तो हो गया प्रतिनिधि और सरकार। इसके बाद आती है बात प्रशासन की। जो सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो कानून बनती है, उसका क्रियान्वयन करते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। अब भाइयों, बात यह है कि हमारे बीच में शासन ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी बना रखी हैं, उसको हम लोग जानते भी हैं और पा भी रहे होंगे। लेकिन एक विचार करने की बात है कि जितनी योजनाएं बनी वो सारी योजनाएं आप तक आ रही है कि 1 रुपया में से छन करके 50 पैसा आ रहा है, 10 पैसा आ रहा है, 90 पैसा आ रहा है। ये आपको विचार करना होगा। भाइयों, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो जितना जागरूक होगा उसको उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये चीज आप मंत्र को मान लीजिए। अगर आप अपने अधिकार को पाने के लिए किसी को सामने बोलने में झिझकते हैं, आप अपने अधिकार को मांगने में आपको डर लगता है, संकोच लगता है, तो भूल जाइए कि आपको कोई अधिकार देने वाला आएगा। मैं आपके 1-2 उदाहरण रखूंगा। उन 1-2 उदाहरणों से बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में योजना ये थी, आपको क्या मिल रहा है, और अगर ये पूरा नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, और उसको पाना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या विकल्प है। अपन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले गांव से जुड़ी हुई उन बातों को अपन रखेंगे जिससे कि अपने को समझ में आ जाए कि वास्तव में इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। भाइयों, हम लोगों को अपने पास जमीन जायदाद होती है, ठीक है बाबूजी? उस जमीन जायदाद के लिए हमको पटवारी के पास कई बार जाना पड़ता है, नक्शा मांगना पड़ता है, D1 खसरा निकालना पड़ता है। कभी कभी प्रकृति का नियम है, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके जगह में परिवार के दूसरे लोगों के नाम पे फौती चढ़वाना पड़ता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? हम इस कार्य को कराने के लिए पटवारी के पास जाते हैं। आप लोगों के गांव से मुझे जानकारी मिली थी कि एक आवेदन दिया गया था कि आज के दिन में एक ग्राम सभा सह जन जागरण का शिविर लगाया गया है, आप अपने मातहत कर्मचारियों को यहाँ पर भेजें। और आप लोगों ने ये भी निवेदन किया था कि कलेक्टर महोदय अगर आप भी उपस्थित होंगे तो हमारा गांव वासी बड़ा अहोभाग्य और गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं गलती हो इससे पहले ग्राम के कोई ग्राम सचिव, पटवारी, सरपंच या और कोई पदाधिकारी हो तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ खड़े हो जाए और एक बार बता दें तो आप मंच पे आ जाएं। कोई है क्या अपने बीच में? कोई शासकीय कर्मचारी वगैरह आए हुए हैं क्या? नहीं आए हैं। जो भी है, आपके गांव से एक आवेदन गया था। हम मान के चलते थे कि प्रशासन और ग्रामवासी
दोनों मिलकर के आमने सामने बैठ करके अगर चर्चा करें और बहुत सारी जानकारी जो हमको नहीं है अगर हम पूछें और शासकीय कर्मचारी उसका जवाब दे तो कितना अच्छा होता कि नहीं होता? बहुत सारी भ्रम है, जानकारी का अभाव है, कौन देगा? जो काम करता है वो देगा, अगर वो नहीं देगा तो कौन देगा? हमारे जैसे व्यक्ति अंबिकापुर से आकर के एक गांव में आ सकते हैं, 2 गांव में जा सकते हैं, 10 गांव में जा सकते हैं। यह देश 6 लाख गांव का है, ये पूरे देश में 6 लाख गांव है। क्या पूरे 6 लाख गांव में कोई जा सकता है क्या? लेकिन 6 लाख गांवों में सरकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो जानकारी दे दें तो परेशानी दूर हो जाए। मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि खसरा B1 नकल लेने का। भाइयों, बहुत सारा कार्य पड़ता है, कोई भी शासकीय योजना का काम पड़ता है तो बोलते हैं भैया अपना खसरा B1 ले आना, नक्शा ले आना, अपनी किसान पुस्तिका कॉपी ले आना और उसके बाद ये आवेदन लगा देना। बाबूजी ठीक बोल रहा हूँ? पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी नहीं मिलता है, 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं। सरकार ने क्या नियम बनाया है? गांव में प्रत्येक दिन सचिवालय लगना, सप्ताह में 1 दिन सचिवालय लगना चाहिए। ऐसा नियम है क्या? कितने लोग हाँ कहेंगे इसको? प्रत्येक सप्ताह गांव में सचिवालय लगना चाहिए जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी और गांव के जितने भी प्रधान सचिव ये बैठे। ऐसा है क्या नियम? है? नहीं बैठते हैं। बाबूजी नहीं बैठते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? क्या मानते रहेंगे कि नहीं आएंगे? सरकार ने क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिया कि भैया आप गांव में फलाना दिन फिक्स कर लो, कोई सोमवार कर लो, कोई मंगल कर लो, कोई शनिवार कर लो, कोई इतवार कर लो, जो दिन गांव वालों को और आपको कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, उस दिन आप अपने गांव में सचिवालय लगाओ और गांव वाले जाकर के आपसे मांगे तो बिना देरी के तत्काल दे दो। अगर आपको लगता है कोई ज्यादा काम है, ज्यादा भीड़ हो गई है तो उनको बता दो भैया 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद हम दे देंगे। ठीक बाबूजी? ये तो हो गया सरकार की योजना, कानून कि पटवारी के लिए उन्होंने दिन तय कर दिया कि गांव में आपको बैठना है, दूसरा फिक्स कर दिया आपको कितने दिनों में आपको सेवा देनी है, मिलता नहीं है। अब मैं आपके आगे बढ़ता हूं, यहां तक तो आप लोग जानते हैं। तीसरी चीज पूछता हूं कि क्या आप लोग ये बताने को स्वीकार कर लेंगे कि आपको जो कार्य कराना होता है, क्या बोलते हैं, पटवारी से, तो पटवारी आपको एक बार में दे देता है क्या? खड़ा करेंगे हाथ कि आपके गांव में पटवारी एक ही बार में आपका काम करके दे देता है क्या? नहीं करता है। दूसरी चीज, क्या पटवारी बिना लेन देन किए, बिना पैसे लिए आपका काम करके दे देता है? हाँ या ना? ना। हाथ खड़े करो ना में। मतलब सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पटवारी बिना पैसे लिए आपको नकल नहीं देता है। ठीक बाबू जी? शासन ने क्या काम किया? सरकार ने एक नियम बना दिया जिसका कानून का नाम दिया लोक सेवा गारंटी कानून 2011, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून 2011। इसका मतलब क्या हुआ? भाइयों, माताओं और हमारे बुजुर्ग, सरकार ने कहा कि अब आपका कोई भी कार्य तय समय सीमा के तहत कार्य हो जाएगा। ये तो कह दिया, पहले भी बोलती थी। अब आगे उन्होंने कहा कि अगर आपका तय समय सीमा में कार्य नहीं होता है तो अब सामने वाला अधिकारी या कर्मचारी हर्जाना भरेगा। मेरी बात को समझ पाए क्या आप लोग? पीछे वाले नौजवान भैया लोग, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको सरकार ने दे दिया है। क्या दे दिया है? अब ये कैसे होता है ब्रह्मास्त्र? जानते हैं ब्रह्मास्त्र की कहानी? ब्रह्मास्त्र वो होता था कि यहां से मंत्र पढ़े और उसको छोड़ दिए, वो खोज करके कहीं भी होगा, किसी भी गुफा में होगा, किसी भी कोलकी में घुसा होगा, वो शस्त्र वहां घुस करके उसको मार के आता था। तो ये ब्रह्मास्त्र कहलाता है। तो भाइयों, ये आपको कानूनी अधिकार दे दिया। अब आप लोग बताइए कि आपके गांव में इस कानून का किसी लोगों ने फायदा उठाया है? हाथ उठा करके बताएं। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कर्मचारी से कोई हर्जाना भरवाया है?
बाबूजी आपकी तरफ, नौजवानों आपकी तरफ कोई नहीं। इसका मतलब यह हुआ 2 साल से ऊपर एक कानून बन चुका है। इन 2 सालों में आप लोगों ने इस कानून का उपयोग नहीं किया। क्या आप लोग ऐसा कानून का उपयोग करना चाहेंगे? आप लोग नहीं करना चाहेंगे क्या? पक्का बाबूजी आप लोग करना चाहेंगे? मैं क्यों ऐसा चाहता हूं बाबूजी? मैं इसलिए करना चाहता हूं, 65 सालों से हमने पैसे दे दे के काम करवाए, ठीक बोलो। अब सरकार ने ब्रह्मास्त्र दे दिया है, तो भैया अब हम कर्मचारियों से हर्जाना भरवाना सीखें। इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? उधर है, पढ़े आप लोग। नंबर 1 लोक सेवा गारंटी कानून 2011। तो भाइयों, अब हम रिश्वत नहीं दें, समय पे काम ना हो तो हर्जाना लें। क्या लें? हर्जाना लें। कैसे करना होगा? एक सिंपल सा मंत्र देके जा रहा हूं, सिंपल सा। कोई भी आदमी 5वीं पढ़ा होगा तो गारंटी दे रहा हूं, इसका आप मजा लीजिएगा। पैसा भरेगा कर्मचारी तो हमको तकलीफ होगा कि आनंद आएगा? आनंद लेना चाहते हैं? देखिए भाई, अगर आनंद लेना चाहते हैं तो हंस करके जवाब दीजिए, तो मेरे को बोलने में मजा आएगा, पसीना को भूल जाऊंगा। ठीक है बाबू जी, मेरा आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आज आप विचार कीजिएगा कि किस विभाग से आपको काम कराना है। पटवारी के काम कराना है, ग्राम सेवक का काम कराना है, आपको सचिव का कोई काम कराना है, आप निर्णय ले लीजिए। काम तो होंगे ही आपके पास, बहुत सारे काम होंगे। तो एक खसरा बीवन नकल की बात कर लीजिए। आप लोग जाते हैं, नहीं मिलता है, आपने तो स्वीकार कर लिया। अब मेरी बात मान के देखिएगा, एक लिखित में 2 पन्ने का आवेदन बनाइएगा, कार्बन लगा लीजिएगा। ऊपर लिखेगा, पटवारी महोदय, रामनगर पंचायत, रामनगर, जिला सूरजपुर जाता है ना, छत्तीसगढ़। ठीक है, विषय खसरा B1 की कॉपी, नक्शा की कॉपी लेने बाबत आवेदन। फिर नीचे लिख दे संदर्भ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन। ये 2 चीज जरूर लिखेगा, विषय आपको क्या चाहिए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून 2011 के तहत आवेदन, ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है बाबूजी। इतना लिखने के बाद जो भाषा, सरगुजिया भाषा और भी हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, जो भाषा अपन जानते हैं उस भाषा में लिखिए, महोदय मेरा जमीन मेरे गांव में स्थित है जो मेरे नाम पे है और इसका खसरा नंबर ये है। आप लोग जानते होंगे अपना नंबर। मेरे को किसी आवश्यक कार्य के लिए मेरे को उसकी नकल, उसका नक्शा B1 ये सब चाहिए। कृपया करके इसको आप प्रदान करने की कृपा करें। मत लिखे कृपा, काहे को कृपा? तो हमारा शासकीय कर्मचारी है, उसको तनख्वाह दी जाती है। कृपा क्या चीज की? कोई कृपा नहीं, फ्री में करता तब ना कृपा होता। आप इसको दिलाएं या दें या जारी करें, ठीक है, ऐसा सब लिख दीजिए। और यह आवेदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दिया जा रहा है, ये आप जरूर, ठीक है। और उसका एक पन्ना दे करके दूसरा उसकी पावती ले लें। बिना पावती लिए बाबूजी कोई वैल्यू नहीं है। आपने किसको क्या कहा, किसके सामने आवेदन दिया, जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है तब तक आप इस बात को आगे जाकर के प्रमाणित नहीं कर सकेंगे कि आपने ऐसा मांगा था। पटवारी बोल देगा मुझे आप ही चली करे रही, कहां ले लो, बोला सपना ठेका, क्योंकि घर में कागजात की जरूरत है, ठीक बोला बाबू जी। तो आपको एक आवेदन के दे करके उसका पावती लेना है और आ करके घर में बैठ जाना। और जो हनुमान को पूजते हैं, जो ग्राम देवता को पूजते हैं, जो दुर्गा को पूजते हैं, जो जिस देवता को पूजते हैं उसकी पूजा करें। हे भगवान, पटवारी हर 7 दिन भर भुला जाए कि कहीं काम पर बोले रहे मैं, ठीक है। अलग अलग काम के अलग अलग दिन है, वो लिस्ट है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। कोई काम का 3 दिन है, कोई काम का 7 दिन है, कोई काम का 15 दिन है,
तो उसको पढ़ लेना, कागज दे के जाऊंगा आपके पास, बहुत सारा फाइल लेके आया हूँ, इतना बड़ा फाइल लेके आया हूँ, ये सब आपको दे के जाऊंगा। इस पूरी फाइल को आपको दे के जाऊंगा, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, पढ़ते रहिएगा। इसमें हमारे जो सेवा केंद्र खोल रखा अंबिकापुर में, आप लोग भूल जाए मेरी बात को, तो टेलीफोन नंबर याद रखना, लिख लेना, और टेलीफोन नंबर से पूछना, ए भैया तुम आ रहा कि तुम कोनो आदमी चाह रही, काका जब गुठिया लगी नहीं समझे, दोबारा तो बता, तो प्रश्न करना, वो आपको जवाब देगा। भाई दीवे वो तत्काल जवाब न दे पाए तो आपको बताएगा, ए बाबू 5-6 दिन 2 दिन 1 दिन के बाद तो बताऊं, मैं पूछ लेता हूं, बढ़िया। तो वो फिर संपर्क करेगा। हमारे वहां पर एक से एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पढ़े हुए लोग हमारी टीम में है। उन लोग अपने कानून के हिसाब से पढ़ करके उसको बताएंगे, और उसके आधार पे फिर आपको जानकारी मिलेगी, फिर आप उसकी कार्रवाई करेंगे और अच्छे दिन आपके आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आपने तभी तो पूजा किया है, अच्छे दिन कहां से आएंगे? अभी नहीं आएंगे। जो दिन है किसी कार्य का 7 दिन है, तो 7 दिन तक बना रहे भगवान, पटवारी हर भुला जाए वो है कि नक्शा खसरा मोला देहबर है। और उसके बाद जब 7 दिन व्यतीत हो जाए, या जिस काम का 3 दिन है तो 3 दिन व्यतीत हो जाए, किसी काम का 15 दिन है तो 15 दिन व्यतीत हो जाए, तो एक नया आवेदन और बना लो। बोलते कैसे चाहिए से आदमी बार बार कागज लिखा कर कहे, भैया आप एक बार कष्ट करना और फिर देखना पूरे गांव का काम बिना लिखा पढ़ी के काम होता कि नहीं होता है। ये आपके बीच में अंबिकापुर दूर नहीं हूं, मेरे को बुलाना और आप लोग जो दंड देंगे उस दंड को मैं स्वीकार करूंगा। ये चैलेंज आपको देके जा रहा हूं। वो दोबारा आवेदन बनाना एसडीएम के नाम पे। एसडीएम को जानते हैं? एसडीएम के नाम पे आवेदन बनाना, हे एसडीएम महोदय फलाना फलाना तारीख के रौरे के पटवारी ला में आवेदन दे रहे हैं, काबर कि मोला मोर खसरा बीवन नक्शा की कॉपी दे, लेकिन आज इतना दिन व्यतीत होगी से मोला नहीं मिली से। सिंपल से भाषा बोल रहा हूं, लिख पाएंगे आप लोग? नौजवानों लिख पाएंगे? ऐसा लिख करके लिख देना नीचे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन दिया था, और यह अपील कर रहा हूं कि मेरे को मेरा तत्काल दिलवाया जाए, और जितना दिन लेट हो रहा है हुआ है, और जब तक दिया जाएगा तब तक जो लेट होगा प्रत्येक दिन का 100 रुपए का या जो भी हर्जाना राशि है भरवाया जाए। ठीक है बाबू जी? अब आप देखिए आपको कागज मिलता कि नहीं मिलता है, आप ये देखिए कि आपको हर्जाना मिलता कि नहीं मिलता है। मेरे पास में एक पन्ना है, लोक सेवा गारंटी कानून के तहत कार्यवाही, नगर पालिका अधिकारी पर 300 रुपए का जुर्माना। अब आप लोग बोलेंगे नहीं बाबू ये 300 रुपए का हो, एक दिन की तो मजदूरी हो, लेकिन बाबूजी बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? बोल पाएंगे आप लोग? नहीं बोल पाएंगे। बड़ी बात यह है मेरे बुजुर्गों कि जहां हम पैसा दे के काम कराते थे, अब अधिकारी से पैसा लेके काम कराएंगे। बोलिए ये बड़ी बात नहीं है? अगर आपको ये बड़ी बात लगती है तो इस प्रकार के सारे योजनाओं में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। अब विचार कीजिए, ये तो 3 दिन का लेट हुआ होगा तो 300 रुपया, ये कहां की बात है? लोक सेवा गारंटी कानून के तहत हितग्राही को समय सीमा के भीतर लाभान्वित नहीं करने के कारण नगर पंचायत बीजापुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 300 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्टर बीजापुर श्री रजत कुमार ने बताया कि बीजापुर के डारापारा निवासी महावीर सिंह राजपूत ने नल कनेक्शन के लिए नगर पंचायत से आवेदन किया था, लेकिन 30 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी आवेदक को नल कनेक्शन नहीं दिया गया। नल कनेक्शन का कितना दिन था? 30 दिन था। आवेदन दे दिए, पावती ले लिया, घर में बैठ जाइए, आपके पास आएगा। नहीं लगाया, कोई बात नहीं। जब सालों साल से बिना नल के हम जी रहे थे तो 10 दिन में क्या जान निकल जाएगी? कुछ नहीं निकलेगा, और 10 दिन निकलने दीजिए। अब उसके बाद आवेदन दे दिए, क्या हुआ? इसलिए अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम राजस्व बीजापुर द्वारा नगर पंचायत बीजापुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा
प्रशासकीय विभागों से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ जन साधारण को समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत आवेदन पर निर्धारित समय सीमा 30 दिन के भीतर कार्यवाही कर निराकरण करना होना था। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री रजत कुमार ने बताया कि बीजापुर जिले के 8,590 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत किया गया है। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केसी देव सेनापति एवं डिप्टी कलेक्टर श्री R.A. कुरुवंशी भी उपस्थित थे। ये आपके पास कागज है, ये आपके पास छोड़ के जाऊंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। नौजवानों पढ़ेंगे ना आप लोग? इसका क्या मतलब हुआ? 300 रुपए एक अधिकारी ने एक बार दिया, और ये समाचार जब पूरे देश में फैलेगा, पूरे राज्य में फैलेगा, गांव गांव में फैलेगा, घर घर में फैलेगा नहीं, और आदमी को विश्वास आ जाएगा कि ऐसा होता है, ठान लेगा कि अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमको लड़ना है, हरजाना भरवाना है, तो क्या होगा? कर्मचारी तंग करेगा? क्यों बाबूजी करेगा? क्यों नौजवानों, कर्मचारी तंग करेगा? नहीं करेगा। तो एक तो छोटा सा नल का उदाहरण दिया मैंने, पटवारी का उदाहरण दिया। आपके गांव में बिजली होगी? नहीं होगी? है। मीटर है गांव में? घरों में मीटर लगा है? क्यों बाबूजी, कुछ घर में लगा है मीटर? आपका ट्रांसफर कभी जलता है? नहीं जलता है? नहीं जलता कभी? जलता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसफार्मर अगर जल जाए, शहरी क्षेत्र और शहर से लगे हुए क्षेत्र में ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, और अगर शहर से दूर है तो वो ट्रांसफार्मर 7 दिन में बन जाना चाहिए। कितने दिन बन जाना चाहिए? आप लोग बताएं, आपके गांव में ट्रांसफार्मर जला कभी? 7 दिन में बना? नहीं बना। चंदा हुआ क्या पूरे गांव में? 50-50 रुपया ऐसे हुआ, फिर दिया अधिकारी को, फिर ट्रांसफार्मर आए, ऐसे हुआ क्या? आया ना? चंदा हुआ करके आए ट्रांसफार्मर। तो आज दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि आज से अगर हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल जाए तो हम चंदा हुआ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। एक आवेदन देंगे, 2 कॉपी में बनाएंगे, कार्बन कॉपी लगाएंगे, और अधिकारी को, सक्षम अधिकारी जो भी होगा बिजली विभाग का, उस कार्यालय के इंजीनियर के नाम पे आवेदन बना करके, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जो भी सब लिखे करके आप अपने गांव पंचायत को ध्यान में रखते हुए बता दें कि हमारे गांव में फलाना तारीख को ट्रांसफार्मर जल गया। अब विचार करने की बात है, जिस तारीख को जले उसी दिन आवेदन लगा दीजिएगा, नहीं तो जितना लेट करेंगे तो वो बोलेगा नहीं तुम तो झूठ बोलते, 3 दिन पहले नहीं जला है, आज ही जला है। तो प्रमाण क्या रहेगा? जिस तारीख को आवेदन देंगे वो दिन आपका गिनती शुरू हो जाएगा। 7 दिन तक आपके गांव में बिजली आनी चाहिए, ट्रांसफार्मर ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ट्रांसफार्मर आपका 7 दिन में ठीक नहीं होगा, गांव भर में जितने मीटरधारी हैं, विचार कीजिएगा, एक गांव में जिस ट्रांसफार्मर के कारण से लाइट गुल हो गई, वो गांव में अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, प्रत्येक मीटरधारी को प्रत्येक लेट होने वाले दिन का 50 रुपए रोज के हिसाब से हरजाना भरेगा। अब आप विचार कीजिए कि 10 दिन अगर आपने लगाने में आपके गांव में लेट कर दिया तो एक घर को कितना मिलेगा? 500 दाऊ जी, 50 दाम में 500, ठीक है। अब विचार कीजिए, एक गांव में को 100 को कनेक्शन होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 50,000। वो भर पाएगा? क्या करेगा वो? ए दाऊ अजय संग जा, एक गाड़ी में लोड करके ले जा, तो हर गांव में आज बत्ती चालू हो जाए। होगा कि नहीं होगा? लेकिन बाबूजी ऐसे नहीं होगा, आपको अंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, एक आध 2 बार मोटरसाइकिल से आवेदन जमा करने जाना पड़ेगा। अरे भाई 50-50 गांव घर घुसाई दे था, 100 घर में 5,000 रुपए दे था, तो 100 रुपए का पेट्रोल जलाई, 2 गोली का मन चाही जा रे आवेदन दे के आवा, और गांव भर के 10-20 को 50 को आवेदन के दस्तखत कर दा। क्या हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल गई से और लाइटर गायब होगी से, ठीक है। इस प्रकार आपके गांव में लाइट आ जाएगा। अब मीटर लगाना है,
मीटर लगाना है तो मीटर का भी आपको पीछे पीछे घुमाते हैं। आप एक आवेदन दीजिए और पावती ले लीजिए। अब आपका मीटर जो भी है 15 दिन है कि 30 दिन है कि 25 दिन है वो लिखा हुआ है, उतने दिनों में आपका मीटर नहीं लगा, फिर उसका प्रत्येक दिन का हर्जाना चालू हो गया मीटर। मैं बोलता हूँ 2 साल अंधेर में रहें, आओ 1 महीना अंधेर में भाई 1500 रुपये हर्जाने से भरवा। तो इस प्रकार मेरे गांव के बुजुर्गों, भाइयों और माताओं, शासन का जो योजना है, शासन का जो कानून है, अगर हम इसकी जागृति ले आए, अगर हम इसको जान जाएं, तो हमको किसी कर्मचारी की किलोली नहीं करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ताकत के साथ में घर में बैठेंगे और वो कर्मचारी आपको बोलेगा दाऊ आजा अपन कागज ले जा। ऐसा दिन आएगा, लेकिन ऐसा दिन लाने के लिए आपको 2 कदम चलना पड़ेगा। 2 कदम के 100 कदम चलते हैं, अभी पैसा लगाते हैं, एक दिन की मजदूरी 150, 200, 250 रुपए खराब करते हैं, एक दिन नहीं बार बार जाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ए पटवारी, ए सरकार दे दे दाऊ मोला रे, कई दिन घुमावे। बोलते हैं नहीं बोलते? ए यार बहुत काम है जी, बाद में आवे। काबर बोलता है? भीड़ में पैसा नहीं मिलेगा, अकेले में मिलोगे तो पैसा मिलेगा। फिर सवेरे सवेरे 6 बजे उठ के जाते हैं, कभी दिन में जाते हैं, कभी आज करता है कभी कल करता है, तो आपका मजदूरी भी गया, समय भी गया, पैसा भी गया, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आवेदन लिख के देंगे, लोक सेवा गारंटी कानून का उदाहरण दे देंगे, वो आपको देबो करेगा, लेट करेगा तो आपको हर्जाना देगा, आपका टाइम भी बचा, मजदूरी भी बचा। अरे हमको काम नहीं करना है तो घर में पंखा लगा के बैठेंगे तो कम से कम, काहे को हम धक्के खाएंगे भाई? हमारी इच्छा जब जाएंगे, हमारी इच्छा तब सोएंगे। तो दाऊ लोग, इस प्रकार के सारी योजनाओं में लोक सेवा गारंटी कानून लागू हो गया है। राजस्व विभाग यानी पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम, कलेक्टर, इसके जो कार्य आते हैं। सचिव के काम है आपके जैसे जन्म प्रमाण पत्र देना, मृत्यु का प्रमाण पत्र देना, शादी का प्रमाण पत्र देना, और जो कार्य हैं आपके जैसे श्रम विभाग में आता है आपका कर्मकार का पंजीयन। हम लोग कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, कोई मिट्टी खोदने का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है, कोई सिलाई बुनाई का काम करता है, कोई आप पत्ता तोड़ने का काम करता है, तो अलग अलग हम प्रकार के काम करते हैं। ऐसे कार्य करने के लिए शासन ने कर्मकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी। मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या क्या फायदे हैं आप उसको सुनिएगा। जैसे विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 1 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि 15,000 रुपए और अंत्येष्टि सहायता ₹5,000 रुपए, भगनी प्रसूति सहायता योजना 7,000 रुपए, पितृत्व अवकाश 3,000 रुपए। ये वो 1,500 रुपए नहीं है जो हम हॉस्पिटल में जा करके जो हमारी माताएं बच्चा देती हैं तो उनको जो प्रसूति का 1,500 रुपये मिलता है, ये नहीं है। अगर कर्मकार हैं, हम पंजीयन हो गया है तो हमको 7,000 रुपये मिलेगा। और अवकाश के नाम का कि बहिनी हमारी माता जो है, हमारे यहाँ बच्चा हुआ है तो काम में नहीं जा पा रही है, उसे खाना पीना बनाना है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो उसके पति को 3,000 रुपये का अलग से सहायता। राजमाता विजय राजे सामूहिक विवाह योजना 10,000 रुपये। नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना, हमारे बच्चे जो होनहार हैं उन लोगों के लिए 500 रुपये और 5,000 रुपये तक को उसमें मिलेगा। संजीवनी एम्बुलेंस, निर्माण श्रमिकों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण, प्रतिवर्ष 1,000 श्रमिकों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम। गरीबी रेखा के ऊपर के मजदूरी हो तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मट्टी खोदना है, सब्बल तगाड़ी देना है वो आपको मिलेगा, सिलाई मशीन मिलेगा, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना। चलित झूलाघर, बच्चों के खेलने के लिए झूलाघर बना देंगे और उसके लिए बच्चे खेलने को देंगे, माताएं अपना काम करती रहेंगी। बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो बाल श्रमिक काम करने जाते हैं उनको रोकना, उनको शिक्षा देना। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना 12,000 से 12,500 रुपये तक। दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना 20,000 रुपये तक। गंभीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सहायता राशि 30,000 रुपये तक। इस प्रकार इसमें जो आते हैं
राजमिस्त्री, मजदूर, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, बढ़ई, लोहार, हथौड़ा चलाने वाले, लकड़ी चीरने वाले, पुताई करने वाले, पत्थर काटने वाले, तोड़ने व पीसने वाले, सड़क कर्मकार, मिक्सर मैन, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर, कॉल्डर पंप ऑपरेटर, रोलर चालक, बांध, पुल, सड़क, भवन निर्माण में लगे कर्मकार, कुआं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, लकड़ी या पत्थर फेंकने वाले, बाढ़ कटाव रोंधी में लगे कर्मकार, ईंट भट्टे, खपरा, मोजाइक पॉलिश करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर, कड़प्पा, पत्थर कर्मकार, चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार, गाद या तलछट हटाने वाला गोताखोर, छप्पर डालने वाले, चौकीदार, बड़े यंत्र के कार्य करने वाले जैसे भारी मशीनरी, पुल आदि के कार्य में रंगे आपके खलासी। 18 साल से 60 साल तक के लोग इसमें पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि करीब करीब गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है और इसका ये पात्र बन जाता है। एक चीज है, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। तो असंगठित करीब करीब गांव में ज़्यादा पाया जाता है और ये असंगठित लोगों के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है, उसकी ज़मीन 2.5 एकड़ से कम होनी चाहिए। 2.5 एकड़ से ज़्यादा वाले के लिए इसमें पात्रता नहीं रखती, उसके लिए फिर अलग कानूनी नियम बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये विचार करना है, ये प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमको अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कहाँ होता है, अभी तक तो जानकारी के हिसाब से ग्राम सचिवालय में आपका पंजीयन होता है। आप लोग क्या कीजिए, सचिव को पकड़िए और बोलिए कि असंगठित कर्मकार का हमारा पंजीयन करके दीजिए। ठीक है, असंगठित कर्मकार का पंजीयन करेगा और आपका एक आवेदन का पावती जरूर लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति पावती नहीं देगा और आप बोलोगे मेरे समय पर पंजीयन नहीं किया, तो आप कैसे बोलोगे हरजाना भरो टाइम पे नहीं देगा, तो उसके लिए आपको पावती लेना पड़ेगा। अगर पावती नहीं देने का ठीक, यही मैं चाहता था दाऊ लोग कि आप लोगों से मैं प्रश्न भी चाहूंगा। अगर आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे तो लगेगा कि मैं बकरबाजी करने आया हूँ और राम कथा सुनाने आया हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने कलेक्टर का जन दर्शन कार्यक्रम चालू किया हुआ है। आप लोगों ने सुना है कलेक्टर जन दर्शन कार्यक्रम? सुना आप लोगों ने? आप लोगों ने नौजवानों नहीं सुना है? मुंडी मत आइए, हाथ उठाइए, पसीना छोड़िए। आप लोगों के जिम्मे देके जाऊंगा सारा कार्य, वो बाद में आऊंगा। सारा कार्य इस गांव को अगर मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है, जागरूक बनाना है, तो आप लोगों के हाथ में रहेगा। बुजुर्गों को आप आशीर्वाद दीजिएगा, दिशा निर्देश लीजिएगा, मेहनत आप लोग कीजिएगा। ठीक बोल रहा हूं मैं? स्वीकार है? हाथ उठाइए। तो दाऊ जी, अगर आपका पटवारी, सचिव, ग्राम सेवक या जिस अधिकारी को आप आवेदन देना चाहते हैं वो आपका बात नहीं मानता है, तो छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक मंगलवार इसको निर्धारित किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं सब जगह कलेक्टर आम आदमी के जन दर्शन के लिए उपलब्ध होगा कंपल्सरली। कोई खास कारण होगा तो वो उसको टाल देगा, तो अगले मंगलवार को उपस्थित होगा। वो पेपरों में आ जाता है। आप कलेक्टर को आवेदन दीजिए। प्रति कलेक्टर महोदय, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, विषय जो आपका है, जैसे कर्मकार की श्रेणी में पंजीयन करने बाबत यहाँ पे होगा। दूसरा विषय आ जाएगा सचिव के द्वारा आवेदन लेने से मना करने की शिकायत बाबत। ये भी जो लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने शिकायत किया नहीं है। जब आपका गांव में आपका सचिवालय है, सक्षम अधिकारी है, कर्मचारी है, तो सबसे पहला हमको उससे बात करनी है। सीधे कलेक्टर के पास नहीं जाना, पहले उसके पास जाना। अगर वो व्यक्ति आपको आवेदन लेने से मना कर दे, आपका आवेदन गलत है, सही है, न्यायोचित है, अन्यायोचित है, वो बात की बात है। आवेदन आपका लेगा। अगर आपकी मांग उसके अधिकार से बाहर है तो आपको बता देगा कि दाऊ आवेदन तो देहा था, मैं ले ले, लेकिन ये ताकत मोर जग नहीं है, इला पास करेंगे। एक कानून आम तिच वो आपको बताएगा, मार्गदर्शन देगा। लेकिन जो कार्य सचिव को करना है तो सचिव ही आपको करके देगा, ये पक्का है। अगर नहीं करता है तो आप कलेक्टर के पास जाते हैं, आवेदन बनाते हैं, विषय को रखते हैं और शिकायत भी लिखते हैं कि सचिव के द्वारा आवेदन लेने से मना किया गया।
और बाद में लिखते हैं कलेक्टर महोदय फलाना तारीख को आवेदन लेके मैं गया था, सचिव महोदय ने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, बड़े ही प्रेम से हम आवेदन करेंगे। कलेक्टर बड़ा पद, ठीक है, निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरे असंगठित कर्मकार के पंजीयन के लिए मेरा पंजीयन कराया जाए, आवश्यक दस्तावेज में लाया हो इसको स्वीकार किया जाए, और यह आवेदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत किया जा रहा है, ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका असंगठित कर्मकार का पंजीयन 90 दिन के तहत नहीं होता है तो 100 रुपए प्रत्येक दिन का हर्जाना सचिव भरेगा, खोज के आपको देगी, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि गांव में सारे लोग हम लोग पंजीयन करा सकते हैं। रोजगार गारंटी में आप लोगों का नाम है कि नहीं है? कितने लोगों का है? हाथ खड़ा कीजिए। रोजगार गारंटी में कितने लोगों का नाम है? माता जी मत शर्माइए, हम आए आप लोगों से मिलने, हम आपके पुत्र हैं, मत शर्माइए, ठीक है। करीब करीब गांव के बहुत सारे लोगों का पंजीयन है, तो ठीक है, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तो असंगठित कर्मकार है, रोजगार गारंटी में काम करते हैं तो कर्मकार है, और अगर आप दर्जी हैं तो कोई लोहारी है, कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ के बताया, वो सारे हम कर्मकार की श्रेणी में आते हैं, वो सब लोग आवेदन दें। कल आपका छुट्टी होगा, सोमवार को सचिव को पकड़ लीजिए, पूरे गांव वासी एक सिंगल आवेदन बना दीजिए, मत लिखिए बार बार, एक आवेदन बनाइए, हम निम्नलिखित ग्रामवासी असंगठित कर्मकार का पंजीयन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? नौजवानों, आवाज आ रही है? बोल के बताइए, मैं बहरा हूं तो कम सुनता हूं, माइक इसलिए लगाया हूं। भैया एक माइक इधर है, एक और दूगो इधर आइए, बात बोलिएगा आपकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से इधर बोलिएगा, आइए। आवेदन बनाएंगे? हाँ या ना? बनाएंगे ना? एक आवेदन बनाएंगे, सचिव महोदय असंगठित कर्मकार का पंजीयन हम कराना चाहते हैं, हमको असंगठित कर्मकार का पंजीयन कराया जाए और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, ठीक है। इतना लिख देंगे, एक लाइन जोड़ देंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ये आवेदन दिया जा रहा है, लिखेंगे। लिख करके हम सभी ग्रामवासी जो इसका आवेदन दे रहे हैं सबका नाम और दस्तखत, पिता का नाम और मोहल्ला या जो भी लिखना है पता परिचय के लिए वो लिख दे। गांव में तो नाम और पिताजी का नाम प्रमुख है, परिचय हो जाता है। आप उतना करके सबका सीरियल नंबर, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 100 150 200, ठीक है, वो बना करके नाम, पिताजी का नाम और सबके दस्तखत करा करके आप सचिव को दे दीजिए। और ये भी लिख दीजिए कि अगर आपको कुछ हमारे से कोई दस्तावेज चाहिए तो तत्काल बता दिया जाए, हम आपको दे देंगे। वो क्या क्या मांगेगा आपसे? आपसे मांगेगा आपका आईडी प्रूफ, राशन कार्ड आपके पास में होगा, फोटो मुखिया का नाम रहता है, तो आईडी प्रूफ के आधार पे वो आप उनको लगा दीजिए। उसी में आपका पता रहता है, वो पता भी उसमें आ जाएगा। इलेक्शन कार्ड रहता है, इस प्रकार का कागज फोटोकॉपी उसमें लगा दीजिए और सचिव को दे दीजिए, ठीक है साहब। अब आप 90 दिन का इंतजार कीजिए, 90 दिन के अंदर वो आपको आपका पंजीयन करके देगा। अगर नहीं देगा तो 100 रुपए रोज के हिसाब से हर्जाना मत दे। 100 दिन लगा दे, 150 दिन लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? इतना दिन पंजीयन नहीं हुआ तो और 10-15 दिन नहीं हुआ, उसके बाद आपका पंजीयन नहीं होता है तो कलेक्टर को उसका शिकायत कर दो कि इतना तारीख को हमने आवेदन दिया था, उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल कलेक्टर को मत दीजिएगा। क्यों? कि वही तो प्रमाण है आपके पास आगे लड़ने के लिए। कलेक्टर भी नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? उसका भी ऊपर कोई न कोई अधिकारी बैठा है, उसके पास हम जाएंगे। लेकिन हम ओरिजिनल पेपर को अपने पास रखेंगे, तो उसकी फोटोकॉपी लगा करके आवेदन कलेक्टर को दे देंगे। महोदय, हम ग्रामवासियों ने इतना हमने आवेदन दिया, आज तक 90 दिन व्यतीत होने के बाद हमको हमारा पंजीयन नहीं मिला है, हम आपसे गुजारिश करते हैं
कि हमारा पंजीयन कराया जाए और जितना दिन लेट होने तक ये दिलवाया जाएगा तब तक का हर्जाना भी भरवाया जाए। ये आप आवेदन दे दीजिए। उसके बाद आपका पंजीयन होगा। अगर आपको तत्काल उसका हर्जाना नहीं मिलेगा तो हर्जाना के लिए अलग से आवेदन कलेक्टर को दीजिए कि महोदय आपने हर्जाना की बात कही थी, काम तो हो गया, हर्जाना नहीं भर जा, हम हर्जाना लेंगे क्योंकि कानून में है। तो कलेक्टर आपको हर्जाना भी दिलवाएगा। ठीक है? कहा दाई कुछ कहा दसका कहिए तो बता दिए। तो इस प्रकार मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, इस प्रकार लोक सेवा गारंटी कानून राजस्व विभाग में है, कर्मकार में है, वन विभाग में है। हाथी आ जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, हमारी खेती किसानी नुकसान कर जाते हैं, उसका भी हर्जाना शासन ने निर्धारित किया हुआ है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? गांव में हाथी का दल आने से, जंगली जानवर के आने से कोई नुकसान होता है तो उसका भी हर्जाना भराया जाता है। जानकारी है क्या? नहीं है? उसका भी हर्जाना है, मुआवजा देती है और तय समय सीमा के अंदर मुआवजा देती है। तो आप लोग आवेदन लगाइएगा और आवेदन के तहत समय सीमा के तहत आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो मुआवजा तो मिलेगा, उसका लेट होने का हर्जाना भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार सारी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो आपका पंचायत से संबंधित हो, चाहे पटवारी से संबंधित हो, चाहे आपका कर्मकार श्रमिक का संबंधित हो, चाहे आपका वन विभाग हो, तो जितने भी विभाग हैं सब जगह आपके समय निर्धारित है और उसके तहत ही आपका हर्जाना मिलता है। काम भी होता है, हर्जाना भी होता है। अब इससे आगे बढ़ता हूँ, एक किसी को बार बार बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि अपन लोग जो मनरेगा का है मनरेगा जानते हैं आप लोग? रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी में काम करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं? करते हैं। रोजगार गारंटी में आप लोग जो काम करते हैं, आप लोगों को उसका पूरा भुगतान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? समय पे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? समय मिलना चाहिए। माइक ले लीजिए, आप लोग बोलते गाड़ी भर करिए, मैं सो नहीं जाऊंगा, बोलते बोलते नींद आ जाती कई बार मेरे को। ठीक है? तो आप लोगों को ये बताने के लिए हम आए हैं कि आपके गांव में मनरेगा के तहत 2013-14 एक साल का डाटा, ये पूरा पथन्ना है। एक साल का कितना काम हुआ है, किस माता बहन भाई ने कितना काम किया है, कितना रुपया मिला है, आपको उतना रुपया मिला या नहीं मिला, इसकी आप पड़ताल कीजिए। अगर नहीं मिला तो आपका अधिकार, मिल गया तो आपका सरपंच ईमानदार और नहीं किया तो बेईमान, सीधी सी बात है। ठीक है? तो ये प्रामाणिकता होगी ये कागज से। इस प्रकार ये सरकार ने सारा का सारा आपने जितना काम किया है इंटरनेट में डाल दिया है। आप लोग भी इंटरनेट में जाकर इसको देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ये नहीं कि मेरे को अधिकार मिला है, मैं भी आपकी तरह एक नागरिक हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा, मेरे मन में आया कि मैं शहर में न घूमूं, गांव में जाऊं और लोगों को जागरूक करूं। जागरूक करूंगा तो एक ही जगह में 10 दोस्त मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गांव में मेरा कोई आदमी मिलेगा, प्यार मिलेगा, आनंद आएगा। भाइयों, आज के समय में पैसा कमा लिया आदमी, मकान बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, लेकिन अपनों को छोड़ दिया। क्या कर दिया? अपने को छोड़ दिया। आज की स्थिति शहरों में क्या है? एक घर, 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 4 लोग, 4 कमरे, दोनों बच्चे अलग अलग कमरे, मियाँ बीवी भी अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। जब चाहते तो आते, नहीं तो अलग अलग रहते हैं। सब कमरे में अलग अलग टीवी, और टीवी वही देखते हैं, वही खाते हैं। माँ बाप से मुलाकात कब होती है मालूम नहीं। बच्चा स्कूल जाता है, बाप सोता रहता है, बाप उठता है, बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल से आता है, बाप ऑफिस में होता है। जब बाप आता है बच्चा सो जाता है। 7 दिन के बाद जब बच्चा और बाप संडे के दिन, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जब मिलते हैं तो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, नेदाई यह कौन लागे? ज्यादा बोल दिया क्या? मजाक कर दिया? ये सच है, ये सच है। क्यों सच है? क्योंकि बाप बेटे की मुलाकात होती ही नहीं है। ये समय बदल गया। तो हम लोगों को लगा कि हमारा परिवार बाप बेटे पत्नी के बीच, माँ बाप के 6 लोगों का परिवार न होकर के लाखों करोड़ों गांव वासी हमारे परिवार के अंग बने।
जी आप सब हमारे भाई बहन बने। जी हमको प्यार मोहब्बत आप लोग जो देते हैं, जो सम्मान दिया है, ये सम्मान पैसे से नहीं मिल सकता। जी ये सम्मान सिर्फ व्यवहार से मिल सकता है, जी। भाईचारा से मिल सकता है, अपनत्व से मिल सकता है। जब हम भाईचारा बांटेंगे तो भाईचारा पाएंगे। जी दोनों हाथ से ताली बजती है दाऊलो, एक हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। दोनों हाथ। तो अगर हम लोगों को लगा कि पसीना बहाने से इतने भाई बंधु माताएं मिलेंगी, तो ऐसा पसीना लाख बार बहाएंगे, जी बार बार बहाएंगे। ठीक है जी भाइयों, देश को समृद्धशाली बनाना है। नारे तो रोज लगाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो लगाते हैं कि हमारा गांव समृद्धशाली हो, हमारा गांव विकासशील हो, हमारा गांव सिरमौर हो, हमारा गांव विश्व गुरु बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, हम सब विकसित बने। तो ये कब पाएंगे? ये तभी जा पाएंगे, तभी पाएंगे जब हम अपने गांव को समृद्धशाली बना पाएंगे, जब हमारे गांव के हर नागरिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। और आखिरी बात ये, हर गांव हर घर में चूल्हा जले, तीनों टाइम खाना मिले, सब्जी मिले, पौष्टिक आहार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा आने जाने के संसाधन मिले, सड़कें मिले, परिवहन का साधन मिले, मनोरंजन के साधन मिले। और अंतिम चीज जो मुख्य है, भाईचारा सलामत रहे, जी तब हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी हम अपने गांव से शुरुआत करने की। जी तो मैं जो बात कर रहा था कि मनरेगा में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव के कितने लोगों ने पिछले साल काम किया, कितने रुपए उनके नाम पे जारी हुए, आपको मिले या नहीं मिले, उसको आप लोग इसको एक बार नजर फिरा लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद फिर अपन इससे संबंधित जो दूसरी बातें हैं वो बात करेंगे। तीसरी बात अपन बात करेंगे कि शासन के कानून क्या है, हमने ये बताया। प्रशासन का काम है उसको आप तक पहुंचाना, और नागरिक का कार्य है जागरूकता के साथ उसको हासिल करना। आप जागरूक होंगे तो आपको अधिकार मिलेगा। ये तो हमने मुख्य बातें अभी रखी हैं। दूसरी बातें जो दूसरे दौर पे बातें आएंगी उसमें हम रखेंगे कि ऐसे कार्य को प्राप्त करने में, ऐसे अधिकार प्राप्त करने में हमको क्या कठिनाई आ रही है। हो सकता है उसमें कर्मचारी का दोष मत हो। हमेशा ये मानना कि कर्मचारी दोषी होता है, ये गलत होता है। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाओं में कमियां होती हैं या कठिनाइयां होती हैं। अगर हमको लगता है ये प्रक्रिया गलत है तो हमको आवाज उठानी होगी, शासन तक पहुंचानी होगी कि इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, इसको सरलीकृत किया जाए जिससे कि इसका लाभ हमको मिले। ठीक है, ये भी कार्य जनता का है कि कठिनाइयों को शासन तक पहुंचाना और शासन को बार बार याद दिलाना कि आप इसको आप सरलीकृत कीजिए। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, ऐसी योजनाओं के बारे में बताना। योजना बन गई, प्रक्रिया कठिन थी, हमने सचेत किया, प्रक्रिया को ठीक कीजिए। तीसरी बात, हमको लगता है कि ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे गांव वासी का फायदा हो, तो ऐसी योजनाओं को भी सरकार को समझाइश देना, उनको बताना, उनको दिशा निर्देश देना या उनको मार्गदर्शन देना। क्योंकि शासन में बैठे हुए लोग शहरों में बैठे हुए हैं, वो कुछ गांव में जाते हैं, उनकी समस्या अलग प्रकार की आती है, आपके गांव की समस्या अलग प्रकार की हो सकती है जो उनके नॉलेज में नहीं है। तो उन समस्याओं को जब तक शासन तक आप नहीं लाएंगे आपकी समस्या दूर नहीं होगी। तो हमने तीन बातें रखनी है। एक चीज ये कि शासन की योजना क्या है, क्या कानून है, कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या कठिनाई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं। इस तीन स्तर पर अपन बातें करेंगे। पहले स्तर का कुछ अंश हमने रखा है, दूसरा अंश हमने आगे बढ़े उससे पहले मनरेगा के बारे में हम समझेंगे। मनरेगा के मेरे पास में लिस्ट है, मैं भाई सूरज लाल राजवाड़ी जी से आग्रह करूंगा वो आए, आकर के एक एक व्यक्ति का नाम पढ़ें, पढ़ने के बाद उनसे पूछें कि इतना दिन आपने काम किया था, आपको इतना का भुगतान मिला या नहीं मिला, आप उसको समझें। हमारे पास में इसके प्रमाण हैं, हम आपको दे देंगे, और आप उसके बारे में अगर लगता है कि उसका अधिकार नहीं मिला है तो उस अधिकार को आप प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भाई इसमें कार्डधारी के प्रमुख व्यक्ति का नाम दिया।
दूसरा कार्ड रामधारी राजू, रामधारी राजू। परसोत्तम नंदू, परसोत्तम पिताजी का नाम नंदू। सत्यनारायण, पिताजी का नाम शिववंश। हाँ वही है आप बता दो आवाज का है। देवचरण मोहन, उनको बताते रहिए। हाँ जो है वो उसके बारे में बता दो। मैं वही कह रहा था कि पहले टिक मार लेते हैं तो उनको बता दो। चलिए कोई बात मिला है ना? हाँ मिला है, उसको हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिला। हाँ बस ठीक है, वही हमारे होते की जानकारी। कलावती, कलावती, कलावती बाल गोविंद। और इसमें 2-3 लोगों का नाम परिवार के सदस्य है। राम स्वरूप है, तो उनके नाम से पिताजी के नाम बाल गोविंद, राम स्वरूप बाल गोविंद। राय सिंह नारायण, राय सिंह बहादुर हो गया नंदलाल करके उसका आगे कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाएं? बाबूलाल साधारण, पंचायत में नहीं आता विठलाल का है। जिले को देखिए उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। हाँ तो पहले बात चुनाव हुई ऊपर आगे से गांव वाले को अच्छा यही चक्कर है कि ग्राम सभा में जो बैठक होती है बिल्कुल उसमें प्रस्ताव पात्र और उसको रजिस्टर में चढ़ाना खेमराज का 6 दिन है 876 रुपए। हाँ हो खेमराज, ठीक है भैया। कौन है खेमराज? सही है। पंचदेव जागी कोई है? इंदिराबाई, कौशल्या का कितना? कौशल्या रामधारी। ये भी बता दें अब गाँव में रहते हैं नहीं रहते हैं। बाबू मौके पे कोई अच्छा नहीं मिलेगा। चैनल के लिए ये जी बात करे लागी आएगा करके बता रहे हैं कमियाँ रखी हाँ तो निराश्रित पेंशन का बारे में ठीक है पहले बात रहना कितना नहीं पाता बस यहाँ तक नहीं आया सब जगह तो नहीं मिले नहीं बाबा नहीं दूसरे गाँव में नहीं यहाँ मोर गाँव में पाइन का मेरे को कोई तकलीफ नहीं हाँ के छूटे हस
तब फिर तो बता पाए तब समस्या है। गाँव में और नहीं मिले और सभी कोई बात यहाँ तक मिल जाए। पैसा भी आ गए थे लाख में, वहाँ से तुरंत खाता हफ्ता 10 दिन में तुम्हारे यहाँ डरा। चावल कम में ना मिलना चाहिए बाबा, 10 किलो मिली क्योंकि तो ना मिली मिली। जान चल रहा है इसमें 10 किलो हाँ 35 रुपये है ना। नहीं हमारी तरफ से कोई था 10 लोगों का नाम ही नहीं आई सर। ऐसा नाम में आई तो कोई धान मिलता है, कोई धान यही सुना है मुझे लगता है जो मतलब की बात है